अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम एनएडी के राउंड 1 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस फाइल में टोटल जो क्वेश्चंस मौजूद हैं 175 क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत भी रिक्रिएट हुए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं उसको जो है वो पीडीएफ उसका सेंड कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास यहाँ पे मौजूद है ये क्वेश्चन, और आपको बताना है कि एक्स और वाई का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है। तो इस तरह जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस गिवन होती है तो उसमें ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप ऑप्शन से एक्स की और वाई की वैल्यूज पुट करके चेक करें और वेरीफाई करें कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, अगर मैं ऑप्शन ए पुट करता हूँ जिसमें x2 है और y भी 2 है, तो अगर 2 पुट करते हैं और 18 की भी जगह 2 पुट करते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, और 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 468। ठीक है, जो कि इसके बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही वेरीफाई हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं। 8 स्टूडेंट्स हैं और 8 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स है 77। तो हम एवरेज मार्क्स के लिए करते क्या है कि हम जब एवरेज निकाल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, एवरेज मार्क्स के लिए हम सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन। कहाँ तक ऐड करेंगे, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड कर देंगे और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एवरेज बताया हुआ, एवरेज क्या है 77, तो इधर आप लिख दें 77, और ये जो 8 है ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको A1 प्लस A2 और 8 बच्चों के मार्क्स का सम यहाँ पे मिल जाएगा, फिर A1 प्लस A2 एंड सो ऑन टू A8। ठीक है, सम जो है वो आपको मिल जाएगा 616। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगली बात की गई है कि जो 4 बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है 73। तो इसका मतलब जो शुरू के 4 बच्चे होंगे उनके अगर उनके हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 4 इंटू 73 हो जाएगा। 4 इंटू 73 ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे फर्स्ट इनिशियल के 4 बच्चों के। तो ये जो आपके पास A1 से लेकर A4 तक के होंगे उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 73। और बाकी हमारे पास कौन से बच्चे बचे हैं, A5, A6, A7 एंड A8। ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितना था, तो ये टोटल 616 था। 616। अब ये जो है वो मेरे पास मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 292। ठीक है, तो ये 292 आ रहा है, और यहाँ पे है A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 इक्वल्स टू 616। इसको लाके इधर माइनस कर दें तो बाकी 5 बच्चों के मार्क्स का सम आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 324, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है। अच्छा, अब अगर इनका एवरेज अगर आपसे पूछ लेते हैं ना, तो फिर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज मिल जाता। ठीक है, अगर जैसे 4 बच्चों का एवरेज पूछते हैं ना कि बाकी 4 का एवरेज क्या है, जैसे यहाँ पे शुरू के 4 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है 77, तो बाकी 4 बच्चों का जो एवरेज हो जाता ना, बल्कि नहीं, ये दिया हुआ था शुरू के 4 बच्चों का एवरेज। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, 324 को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 4 से, तो ये आपको मिल जाता है 81। तो 4 बच्चों का एवरेज स्कोर है 73, बाकी 4 बच्चों का एवरेज स्कोर है 81। ठीक है। खैर, यहाँ पर तो ये पूछा गया था बाकी 4 बच्चों के मार्क्स का सम, तो वो 324 है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि आपके पास तीन वेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर ये है, देन सेकंड वेक्टर ये है, एंड थर्ड वेक्टर ये है। और कह रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि भाई वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम होता है। और वो हम किस तरह से निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का? तो हम पहले रो में, फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट वन, जे का कोफिशिएंट वन, और के नहीं है तो फिर जीरो। अब सेकेंड वेक्टर देखें तो इसमें आई का कोफिशिएंट 3a, और फिर जे इसमें नहीं है तो जीरो, और के का कोफिशिएंट वन। और थर्ड वेक्टर देखें तो इसका आई का कोफिशिएंट 4, जे का कोफिशिएंट -1 एंड फिर 1। और इसको हम बराबर ले लेंगे जीरो के। ठीक है। अच्छा, अब ये आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो फर्स्ट रो से अगर आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वन लिखेंगे, और ये जीरो वन जार जीरो, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन। फिर -1, इसके कॉलम और रो को स्किप करेंगे तो 3a इंटू वन इज 3a, और ये -4। फिर लास्ट वाला जीरो है तो उससे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, इक्वल्स टू जीरो। तो ये वन आ गया, ये माइनस का 3a और ये प्लस का 4 इक्वल्स टू जीरो। तो -3a+5 इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा, और -3a इक्वल्स टू -5 मिल जाएगा, और फाइनली अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 5/3। ठीक है। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अच्छा बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके पास ये फ्रैक्शन गिवन है और आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है। तो हम बेसिकली करते क्या है कि जो आपके पास x+36 है, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x-6, और इनटू लिखा हुआ है x-2। ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख रहे होते हैं? हम इसको लिखते हैं कि भाई a/x-6 प्लस b/x-2। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स जितने भी होते हैं उनके ऊपर हम जस्ट a b c, दो फैक्टर्स हैं तो दो फैक्टर्स करके लिख दिया। अगर तीन फैक्टर्स होते हैं तो तीनों फैक्टर्स को अलग अलग करके लिखते हैं, लीनियर फैक्टर्स अगर होते हैं, और ऊपर a b c आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करना है, आपने a और b की वैल्यूज भी निकालनी है। तो a की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर क्या है, x-6। तो आप अगर x-6 को देखें तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। इसको आप पुट कर दें इस पूरी इक्वेशन में, इसको छोड़कर, तो आपको a मिल जाएगा। ठीक है। तो a मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? भाई अगर आपको a चाहिए तो आपने क्या किया है, ये तो आपने छोड़ दिया। अब आपने 6 पुट किया है, तो ये 6 और ये 36 क्या होगा भाई, 6 + 36 डिवाइडेड बाय, इधर भी आप लिखेंगे 6-2, और ये कितना हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 4, और ये अल्टीमेटली मिल जाएगा 21/2। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू चाहिए। तो अब बी की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? बी की वैल्यू के लिए आप अब पुट करेंगे x = 2। ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे, इसमें पुट करेंगे, फर्स्ट वाले फैक्टर में पुट करेंगे। तो अब आप क्या पुट कर रहे हैं, टू पुट कर रहे हैं। तो टू पुट करेंगे तो 2 + 36। ठीक है, ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, बी की निकाल रहे हैं। 2 + 36, और इसमें टू पुट कर रहे हैं तो 2 - 6, और ये कितना आ जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय -4, और ये आ जाएगा माइनस का 19/2। ठीक है। तो अब आप कैसे लिख सकते हैं, जो आपके पास फ्रैक्शन आपको लिखना था यहाँ पर a/x-6 और b/x-2, तो a की जगह आप क्या लिखेंगे, a ये रहा आपका। ठीक है, 2/21, तो 2/21/2 और x-6। फिर क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि -19 लिखा हुआ है, और ये b क्या है, 19/2, और इधर फिर आ जाएगा ये x-2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या है ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 अब हम देखेंगे।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में जो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो लिख देता हूँ मैं सबसे पहले। तो हमारे पास होता है एक एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम इस बात को समझते हैं, जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये हैं क्या क्या। तो ये जो फर्स्ट चीज़ मैंने लिखी है इसको हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेंट। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, मतलब टोटल कितने लोग मौजूद हैं जो गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई स्टडी है वो पढ़ रहे हैं, तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर उसके बाद अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए क्या है, तो ए जो है यहाँ पे फर्स्ट गेम की बात करें तो फर्स्ट गेम यहाँ पर है किक बॉक्सिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई पार्टिसिपेंट्स हैं ये फॉर किक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वाले पार्टिसिपेंट्स हैं ये। ठीक है, किक बॉक्सिंग वाले पार्टिसिपेंट है। फिर उसके बाद अगर हम एन बी को देख लेते हैं तो दूसरा जिम में क्या चीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ हो रही है योगा, तो योगा के पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे इधर। ठीक है, योगा के पार्टिसिपेंट्स, और ये हमारे क्या होंगे, बोथ पार्टिसिपेंट्स योगा एंड किक बॉक्सिंग वाले। ठीक है, इसमें किक बॉक्सिंग भी है, ऐसे लोग जो किक किक बॉक्सिंग में भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और योगा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बोथ वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमें डाटा गिवन है उसके लिहाज से क्या क्या चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 51 आर इन किक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में कितने लोग हैं, 51 है। फिर उसके बाद 25 लिखा है योगा में, तो योगा में 25 है। और कुछ लोग हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, योगा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किक बॉक्सिंग में भी कर रहे हैं, तो वो ए इंटरसेक्शन बी वाले होते हैं। तो ये दो बार ऐड हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं कितने जिम में, जो इन दोनों में से कोई एक चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको जब आप फाइन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 65। ठीक है, अब ये तो टोटल पार्टिसिपेंट्स आपको मिल गए यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ये तो नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है देन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन आइदर, जो किसी में भी पार्टिसिपेंट नहीं कर रहे वो कितने होंगे। तो आप नॉन पार्टिसिपेंट्स आपको निकालना है। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट निकालना है, पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे कि टोटल जो आपके पास जिम में लोग मौजूद हैं और फिर पार्टिसिपेंट्स को माइनस कर देंगे, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉन पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, ये आपने फाइन करना है, तो टोटल आपके पास क्या है, जिम में टोटल 83 लोग मौजूद हैं और उसमें से 65 पार्टिसिपेट कर रहे हैं योगा में या किक बॉक्सिंग में या दोनों में। ठीक है, तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो ये मिल जाता है 18। तो 18 ऐसे जिम में लोग मौजूद हैं जो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सही है, सो ऑप्शन सी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, कितने कार्ड्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दो कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 मौजूद हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड्स कार्ड्स, अब दोनों जो कार्ड आप पिक कर रहे हैं वो दोनों रेड होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए टोटल रेड कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं। टोटल रेड कार्ड्स होते हैं 26। ठीक है, टोटल रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं और टोटल ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स हैं
52, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। हार्ट और डायमंड वाले कार्ड्स 13 13 26 ये रेड होते हैं। स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, सेकंड कार्ड भी रेड होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52। सही है, क्योंकि 26 रेड कार्ड्स हैं और टोटल कार्ड्स हैं 52। अब सेकेंड रो की बात करते हैं, तो सेकेंड रो में अब जो टोटल कार्ड्स आपके पास थे, पहले तो 26 रेड कार्ड थे, एक रेड कार्ड निकल चुका है, तो अब 25 बचे हैं, ठीक है। और इधर भी टोटल में से भी एक कम हो चुका है, तो 51। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिल जाएगा 1/2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 51, और ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 102, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी है, ए। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं। सम कुछ बच्चे परेशान होते हैं, इसको ऐसे कर लिया, कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या होंगे, तो आपने दो रेड कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो भाई जो कार्ड सेलेक्ट करने हैं वो रेड कार्ड में से सेलेक्ट करने हैं, तो कितनी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, 26, और 26 में से दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं। और अगर टोटल आउटकम्स देखें तो आपने 52 में से दो आउटकम कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो जब 26 C2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 325, और ये हमें मिल जाएगा 1326। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी आपको 25 डिवाइडेड बाय 102 मिल जाएगा। तो इसको कॉम्बिनेशन से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं एन इंसेक्ट कंप्लीट्स वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करता है इन 12 सेकेंड्स। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 सेकेंड्स में वन रोटेशन है। अच्छा, वन रोटेशन की बात करते हैं तो वन रोटेशन इज 360 डिग्री, ठीक है। वन रोटेशन इज 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 12 सेकेंड में वो 360 डिग्रीज कंप्लीट कर रहा है वो इंसेक्ट, ठीक है, एक सेकेंड में। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं 2 सेकेंड्स में कितना करेगा। तो सबसे पहले आप 1 सेकेंड के लिए निकाल लें। 1 सेकेंड के लिए क्या होगा, तो आप इसको जो है वो क्या करें, 360 डिवाइडेड बाई 12 कर दें, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 12 1 जार एंड 12 3 जार 30 मिल जाएगा। तो 1 सेकेंड में 30 डिग्री होगी, और फिर 2 सेकेंड में कितना होगा, तो 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 30 जार क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 2 सेकेंड में वो 60 डिग्रीज रोटेट कर रहा होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 56। एक व्हील है, उसका डायमीटर 56 है। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाई 2, और क्या आ जाएगा, 28। हाउ मच विल इट कवर इन 10 रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा होगा 10 रेवोल्यूशन में। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। सही है, एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं सरकमफेरेंस के बराबर करते हैं, विच इज 2 पाई आर। और अगर 10 रेवोल्यूशंस की बात करें तो आप दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पाई आर हो जाएगा। अब रेडियस आपको पता है कि भाई रेडियस क्या है, रेडियस जो है वो क्या है, 28 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 पाई मिल जाएगा ये। तो जो ऑप्शन क्या है, डी है। लेकिन समटाइम्स जो है वो इसका आंसर दूसरा भी लिखा हुआ होता है, उसमें पाई की जगह वैल्यू लिख देते हैं, पाई की, विच इज 22/7। और फिर अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1760 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई आंसर ये लिखा हुआ हो, और हो सकता है आंसर ये लिखा हुआ हो। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी, फिलहाल तो ये लिखा हुआ है, तो हम इससे ही काम चला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस डायग्राम के लिहाज से आपने निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम का जब आपके पास ग्राफ गिवन होता है तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इन सब का इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे। ये जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं इन सब का इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि दिस इज A1, ये A2, ये A3 और ये A4। अब ये तीनों चारों जो है वो मुझे एरियाज निकालना है। तो अगर मैं फर्स्ट एरिया निकालता हूँ A1, अगर मैं निकाल रहा हूँ तो A1 क्या है, ट्रायंगल है, तो उसमें आप क्या करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर, बेस इज 4 एंड हाइट इज 20, से 40 जाएंगे तो 20 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 2 1 जार एंड 2 2 जार, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब सेकेंड एरिया हम निकालते हैं। सेकेंड एरिया क्या है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है विच इज L इंटू बी। तो L आप ये ले लें, L इज 5 यूनिट्स। ठीक है, और B इज 20 यूनिट्स। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे A3। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रहे, जो नेगेटिव साइड पर आप आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं, ये नेगेटिव एरिया हो जाएगा। वैसे आप कहेंगे भाई एरिया तो नेगेटिव नहीं होता, बट क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव को हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो A3 हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या है, बेस 5 है और ये 20 है, -20 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू -20, और ये आपको मिल जाएगा माइनस का 100। और फिर A4 क्या मिल जाएगा आपको, ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है भाई, बेस है 1 यूनिट्स, 5 से 6 तक आ रहा है विच इज 1 यूनिट्स, एंड हाइट क्या है, 0 से 20 तक है, -20 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10। अब अगर आप इन सब को ऐड कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पर +100 -100 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 40 -10 क्या मिल जाएगा। ठीक है, क्या बचा, 40 और -10, तो 30 इज आंसर। ठीक है, 30 मीटर्स स्क्वायर पर, सॉरी, एरिया डिस्प्लेसमेंट आ रहे 30 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें ऑप्शन में जो है ना, जब आप ऑप्शन अभी मैं दिखाऊंगा तो उसमें 140 आंसर लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ ऊपर का एरिया ले लिया, नीचे के एरिया को काउंट ही नहीं किया, जो सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए था कुछ एरिया, क्योंकि वो कार पीछे भी तो जा रही है नेगेटिव, अगर डायरेक्शन पे जा रही है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इन्होंने सिर्फ प्लस वाले लिया, नेगेटिव वाला लिया ही नहीं है। तो इसका असल आंसर जो है वो क्या है, 30 मीटर्स। देखिए यहाँ पे 140 लिखा हुआ है, बट इसका असल आंसर 30 है। क्वेश्चन नंबर 44, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। अब मैं अगर इसके एरिया की बात करता हूँ तो इसका एरिया मुझे क्या मिलेगा, एरिया इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा एरिया इसका। ठीक है, स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर आ गया अगर एक साइड एक्स है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, एक्स मतलब जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज लिखी, व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ चेंज इन एरिया लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ होना चाहिए था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, DA/DT आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इफ इंक्रीजिंग, इफ साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा यहाँ पे डाटा बना देता हूँ कि भाई आपको जो है वो एक्स बताया गया है कि वो 3 है, और आपसे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत लिखी हुई है,
सिर्फ चेंज लिखा हुआ है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। और इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड्स गिवन है, इट मींस डी एक्स बाय डी टी, के साइड किस रिस्पेक्ट से टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये आपके पास फॉर्मूला था। अब इसको आप क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, डी ए बाय डी टी। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, लेकिन आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं और इधर x है तो आप डी एक्स बाय डी टी भी लिखेंगे। अब 2 लिखा, x आपको बता दिया था कि भाई इनिशियल लेंथ क्या है इसकी, 3 जो है वो मीटर्स सेंटीमीटर्स है, ठीक है, तो वो लिख दिया आपने। फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड भी गिवन है, वो क्या है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो वो भी आप लिख दें। तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें आपको साइन ए गिवन है, साइन बी गिवन है और साइन सी पूछ रहा है। अच्छा, ये दो तरह के क्वेश्चंस है, यहाँ पे डेसिमल में आंसर्स गिवन है और ये अप्रॉक्स है, और दूसरी जगह पे एक्यूरेट इरेशनल नंबर में गिवन भी होता है। तो अभी फिलहाल जिस तरह से ये गिवन है हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब इधर देखिए, इधर आपके पास गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 1/3। तो आप ए निकाल सकते हैं साइन इनवर्स 1/3, और ए एंगल आपको क्या मिल जाएगा, इधर साइन इनवर्स ए मिल जाएगा 19.5 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा देख लें भाई, साइन बी भी गिवन है, साइन बी क्या गिवन है, तो साइन बी गिवन है, ठीक है, साइन ए ये था और साइन बी क्या गिवन है, 1/4। तो 1/4 लिखा, फिर बी निकाल लेंगे कैसे, साइन इनवर्स 1/4, और ये हमें मिल जाएगा 14.5 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई, ए और बी मिल गया। तो जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 के बराबर। तो अगर आपको दो एंगल्स पता है 19.5 एंड 14.5, तो आप थर्ड एंगल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो थर्ड एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा 146, 146 डिग्री। और यहाँ पर आपको अब क्या चाहिए, साइन सी चाहिए, तो सी आ चुका है। तो साइन सी क्या होगा, साइन 146, और जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी तकरीबन 0.559, ठीक है, 0.559 या 0.5589, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 में जो है वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जगह इसका सॉल्यूशन गलत हुआ है। अब इसमें बात क्या है कि जब आप बात करते हैं कि एक फोर्स लग रही है, ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये अप्लाई हो रही है फॉर एग्जांपल, और मोमेंट टर्म ये गिवन है। अब अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये मूव करेगा, तो ये R1 होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट जिस पॉइंट के मूव कर रहा होता है अराउंड। और ये दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही होती है, ये फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो अक्सर जगह पे मैंने देखा है कि भाई क्योंकि आपके पास ये इनिशियल लिखा हुआ था, तो लोगों ने क्या किया, इसको ही इनिशियल लिख दिया जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबने समझा कि ये इनिशियल है और ये बाद में लिखा हुआ है तो ये फाइनल है। बट कि जबकि ये वाला पॉइंट इनिशियल है, सही है, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्रिएट हो रहा होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा वो फाइनल पॉइंट होगा। तो ये एक यहाँ पे मिस्टेक थी। तो R1 आपका क्या है, R1 आपका ये है 2 1,
1 - 3, ठीक है। और R2 क्या है, R2 है ये जिसको ज्यादातर लोग R1 ले रहे हैं, ठीक है, 0। और यहाँ पे फोर्स गिवन है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये मोमेंट आर्म निकालना होगा इसका, विच इज R2 - R1। अब डेल आर क्या हो जाएगा, R2 आपके पास क्या है, 1 - 1 0, और R1 इज 2 1 - 3। तो यहाँ से आपको डेल आर क्या मिल जाएगा, 1 - 2 इज -1, -1 एंड -1 -2, और ये मिल जाएगा +3, ठीक है। ठीक है, तो ये मोमेंट आर्म मिल गया मुझे। और ये मोमेंट आर्म ज्यादातर लोग इसके अपोजिट साइन के साथ निकाल लें, 1 - 1 - 2, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले पर आ जाते हैं कि मोमेंट हम निकालते कैसे हैं। तो मोमेंट होता है हमारे पास डेल आर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं I J N K, और फिर सेकेंड रो में आता है यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर लिखा हुआ होता है, तो उसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे गिवन है, -1 -2 इन 3। और फिर फोर्स के वेक्टर्स क्या है, ये रहा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के वेक्टर्स में कोफिशिएंट्स क्या है, 3 2 एंड -4, 3 2 एंड -4। अब मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ फर्स्ट रो से, तो हमें क्या मिल जाएगा, I, और ये मिल जाएगा 8 -6 4 -9 +K - 2 +6, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, 2I + 5J + 4K, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम करेक्ट मान लेते हैं। आपको साइन चेंज रखना पड़ेगा, साइन सबका चेंज होगा, क्योंकि सबने इसको इसी तरह से किया हुआ है, तो सबने यही वाला आंसर लिख दिया, बट असल आंसर जो है वो ये है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52, और 52 में कह रहे हैं द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, और उसका सम एक्सीड करना चाहिए, 500 नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको सम का फॉर्मूला पता है कि भाई SN बराबर होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में ARn - 1 / R - 1। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, SN आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, तो आप 4 लिख दें। कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, 8/4 करेंगे तो 2R है, तो 2n - 1 / 2 - 1। तो आपको सम क्या मिल गया इधर, 4 × 2n - 1। अब हम 1/1 वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं A = 6। तो आप क्या निकाल लें, S6 निकाल लें, तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 2 6 - 1। अब ये क्या हो जाएगा, 4 2 6 is 64, 64 - 1 is 63। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 252। जब 252 मिल रहा है, तो ये तो भाई 500 एक्सीड नहीं किया, तो ऑप्शन ए तो भाई करेक्ट नहीं है। अब 7 पुट करके चेक करें, भाई 7 पुट किया, तो इधर अब क्या लिखेंगे, 4 लिखा, एन की जगह क्या आ जाएगा, 2 × 7 - 1। अब 2 × 7 इज 128, -1 करेंगे तो 127 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 508। तो ये 500 को एक्सीड कर चुका है, ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 देखें।
यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, ए एन बी, और इनका ऑर्डर बताया है। ए का ऑर्डर क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मैट्रिक्स ए, और ए का ऑर्डर आपको बताया है कि वो क्या है, एम इंटू एन। और फिर जो दूसरा मैट्रिक्स है वी, उसका ऑर्डर क्या बताया है, ठीक है, ये एम इंटू एन था, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन इंटू पी। ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि जो ए बी का होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। सही है, मतलब आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तब आप एक चीज ध्यान में रखें, जो इनका ये है ना, जो मीन है, ये मीन बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, मीन शुड बी सेम। ठीक है, मीन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, एन और एन बराबर है तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है, लेकिन इसका ऑर्डर बनेगा क्या, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी का, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक्सट्रीम क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, एक्सट्रीम्स को आप लिखेंगे उसमें। ठीक है, एक्सट्रीम्स आ जाएंगे। ठीक है, एम इंटू पी, ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहे हैं अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। आपके पास एक 52 कार्ड्स का डेक है जिसमें से आप एक कार्ड पिक कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉन एस कार्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ एस कार्ड, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स। उसमें से एस कितने कार्ड्स होते हैं, तो एस होते हैं 4। तो नॉन एस कितने हो जाएंगे, नॉन एस हो जाएंगे 52 - 4 विच इज 48 कार्ड्स। तो आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉन एस की निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कार्ड क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 52, और 48 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13, ऑप्शन डी। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं होता है इसका डेरिवेटिव, कि ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हम कहते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल है ये, ई वाला नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव यही आ जाता है जैसे एक्सपोनेंशियल का आता है। बस एक एडिशनल चीज होती है कि साथ में आप एल एन ए भी लिख देते हैं, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज आ रही होती है। इंटीग्रेशन में भी यही होता है, बस उसमें ये जो एल एन ए है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में डिफरेंस ऑफ फैक्टर है, सम ऑफ फैक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो हमारे पास वेक्टर्स क्या हैं, ए माइनस बी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ए प्लस बी। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए। सही है, ए क्रॉस है, तो ए क्रॉस ए जब करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा ए क्रॉस बी से।
ठीक है। तो सेकेंड हमें मिलेगा ए क्रॉस बी, और प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस है, ठीक है, प्लस 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 ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस बी क्रॉस ए, और फिर उसके बाद माइनस बी क्रॉस बी। अच्छा, जब हम सेम वेक्टर्स की बात करते हैं तो इनके बिटवीन एंगल जीरो होता है। तो आई क्रॉस आई, इस वजह से आई क्रॉस आई भी आपको पता होगा, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है। तो सेम डायरेक्शन पे वेक्टर्स जो होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन जीरो इज जीरो। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बचा ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए। अब यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि आपने इसको तो ए क्रॉस बी लिख दिया, बट इसको माइनस से आपने प्लस कर दिया, और इसको बी क्रॉस ए से ए क्रॉस बी लिख दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि भाई ए क्रॉस बी है जो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है अगर आप इसको कम्यूटेटिव तौर पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, विच इज ऑप्शन बी। सर क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कह रहे हैं कि अ बैग कंटेन 9 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स जो हैं वो बैग में मौजूद है 9, और इसमें कह रहे हैं कि 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई ग्रीन मार्बल्स हैं 4, और 3 ब्लू मार्बल्स हैं। तो ब्लू मार्बल्स हैं 3, एंड 2 ऑरेंज मार्बल्स, तो 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ अ मार्बल, एक ही मार्बल पिक कर रहे हैं, इफ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑरेंज मार्बल। तो अगर ऑरेंज मार्बल नहीं है, तो ऑरेंज मार्बल अगर नहीं है तो भाई कौन सा मार्बल होगा? अगर ऑरेंज नहीं है तो वो ब्लू होगा या ग्रीन होगा। तो आप देख लें भाई, ब्लू और ग्रीन टोटल कितने होते हैं। तो ब्लू और ग्रीन कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 7, और टोटल कितने हैं भाई, टोटल हैं 9। तो 9 लिख दें, 7/9, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, जब आप लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो उसमें आपने एक सिंपल सा काम ये करना होता है कि जो लीडिंग टर्म्स होती हैं बस उनको लिखें, बाकी सबको छोड़ दें। तो लीडिंग टर्म्स क्या है, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/x आएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ये 1/infinity आएगा, विच इज 0। तो ऑप्शन ए। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैलकुलेटर से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ पे गिवन है ना, तो आप एक काम ये करें कि आप एक्स की जगह पर 5 टाइम्स 9 लिख दें। ठीक है, और नीचे भी 5 टाइम्स 9 लिख दें। ठीक है, तो ये वैल्यू तकरीबन तकरीबन आपको कैलकुलेटर में या तो इस तरह से लिखा होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, या अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 0.00011। तो ये तकरीबन तकरीबन क्या है, ये तकरीबन तकरीबन 0 के बराबर है। सही है, तो ऑप्शन सी।
अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 114, इसमें भी लिमिट वाला क्वेश्चन है, तो उसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो आप इधर जीरो की जगह पुट कर दें 0.0001, फिर माइनस लिखें और इधर एक ई लिखें एक्स की जगह पे भाई 0.000। ये जहन में रखिए कि एग्जैक्ट जीरोस पुट करना है, कहीं पर एक ज्यादा एक कम ना हो जाए, फिर गलत हो जाएगा। और जब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा 0.4999, जिसको आप कह सकते हैं ये तकरीबन 0.5 है, विच इज 1/2, ऑप्शन डी। अच्छा बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि फर्स्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म 7 है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि भाई ए इज 7, और लास्ट टर्म गिवन है 448, और सम इसका गिवन है, सम है 889। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉमन रेशियो। ठीक है, और दूसरी चीज आपको निकालनी है द नंबर ऑफ टर्म्स, एन भी बताना है कि कितने होंगे। ठीक है। अच्छा, सम के जब फॉर्मूले की बात हम करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो दो तरह के हो सकते हैं फाइनाइट सम। तो एक लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है और एक नंबर ऑफ टर्म वाला फॉर्मूला, एक में एन आता है एक में एल आता है, तो इसमें एल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा वाला। तो नॉर्मली बच्चों को याद नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, RL-A/R-1। तो इधर सम आपको पता है, सम इज 889। कॉमन रेशियो निकालना है, लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म इज 448, माइनस फर्स्ट टर्म भी गिवन है 7, R-1। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ले जाकर इधर, तो ये बन जाएगा 889 इक्वल्स टू 448R-7। अब अगर इसको मैं लाके इधर सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 441R, और इस साइड पे बच जाएगा 882। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। आर की वैल्यू 2 आ गई। सही है भाई, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से ही गैस कर सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 2 सिर्फ इसमें ही है। खैर एन भी निकाल लेते हैं। एन आप निकाल सकते हैं लास्ट टर्म के फॉर्मूले से, N-1। लास्ट टर्म क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है ये रही। ठीक है, 448 इक्वल्स टू ए है 7, आर है 2, और N-1। तो 7 को अगर हम ले जाकर कैंसिल करते हैं इस तरफ, तो ये बच जाएगा 64। 2 के पावर N-1, 2 के पावर N-1, और ये 2 के पावर 6 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं N-1 इक्वल्स टू 6 एंड N इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये है और ये है, तो आंसर इज ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी, R2 and N7। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124। इसमें आपको ये गिवन है, दिस इज अल्फा। अल्फा बताया है 72 डिग्री, बीटा बताया है 48 डिग्री, और साइड एक बताई है 9 सेंटीमीटर। तो भाई अगर दो एंगल्स बताए ना ट्रायंगल में, तो पहली फुर्सत में आप थर्ड एंगल निकाल लें, फिर उसके बाद कुछ भी सोचा। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए आपने लिखा ये 72, ये लिखा 48। गामा निकालना है, तो गामा हमें मिल जाएगा इधर 60 डिग्री। ठीक है, ये गामा मिल गया। अब हमें साइड्स चाहिए, ए भी चाहिए। ठीक है,
हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो अगर हम ए निकाल रहे हैं तो ए कैसे निकालेंगे? ए के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन रूल, ए ओवर साइन अल्फा। और इधर सी गिवन है तो सी वाला ही यूज कर सकते हैं, बी वाला भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी नहीं पता, हमें सी पता है तो हम सी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन गैमा। तो ए तो आपने फाइंड आउट करना है, साइन अल्फा, अल्फा क्या है? अल्फा ये रहा भाई 72, तो इधर लिख दे 72 इक्वल्स टू सी, सी क्या है भाई? सी ये रहा 9, तो 9 लिख दें। साइन गैमा, गैमा कितना निकाला है? 60 निकाला है। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये 9.88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या निकालना है? हमें बी भी निकालना है, हमसे बी भी पूछा गया है। ठीक है, बी भी पूछा है तो अब बी निकालते हैं। बी निकालने के लिए बी का फॉर्मूला यूज कर लें, बी ओवर साइन बीटा, और इधर सी ही रखेंगे क्योंकि सी गिवन था, सी ओवर साइन गैमा, बी ओवर साइन बीटा। बीटा क्या था भाई? बीटा ये रहा 48 डिग्री, तो इधर लिख दें 48 डिग्री इक्वल्स टू सी क्या था भाई? सी ये रहा 9, 9 लिख दें। एंड साइन गैमा, गैमा क्या है भाई? ये 60 डिग्री निकाला था, 60 डिग्री लिख दें। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 7.7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इज ए। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125। और क्वेश्चन नंबर 125 में जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर दो एक्सेस गिवन है। ठीक है, तो इधर दो एक्सेस आपको बताए गए हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे गिवन है ट्रांसफर्स एक्सेस इज ऑन द लाइन एक्स एक्सेस। जो ट्रांसफर्स एक्सेस है वो कहाँ पर है? वो x इक्वल्स टू 5 पर है। तो ये है ट्रांसफर्स एक्सेस, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये है ट्रांसफर्स एक्सेस। कौन सा एक्सेस है भाई? ये ट्रांसफर्स एक्सेस। तो ये ट्रांसफर्स एक्सेस है। और फिर बताया है कि भाई ट्रांसफर्स एक्सेस ये है एंड ट्रांसफर्स एक्सेस की लेंथ क्या है? 4। तो ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ 4 है तो आप लिख सकते हैं कि भाई 2a इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं कि भाई और आगे क्या लिखा है? कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ 2। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है 2। तो 2b इक्वल्स टू 2 और b आपको मिल जाएगा 1। तो a और b की वैल्यू मिल गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो ये कॉन्जुगेट एक्सिस है ये है अलोंग विथ y इक्वल्स टू 3। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है भाई? y इक्वल्स टू 3 पर है, y इक्वल्स टू 3। ये कौन सा एक्सिस है? कॉन्जुगेट एक्सिस है। अब हम जब बात करते हैं पैराबोला, पैराबोला कहाँ पे बनता है? पैराबोला बनता है ट्रांसफर्स एक्सिस पर। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ट्रांसफर्स एक्सिस पे बनेगा ये। ठीक है, ये ट्रांसफर्स एक्सिस में बनेगा। अब यहाँ पर आपको सेंटर पता है, ये ओरिजिन नहीं है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? x क्या है? 5 है, और h 5 है, और k 3 है। ठीक है, ये आपके पास सेंटर मौजूद है। अच्छा, अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको सेंटर भी पता है और ये सारी चीज़ें पता है, तो अब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग विद वाई एक्सिस है तो हम कैस वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो y माइनस के क्या है भाई? 3 है। तो
ये आ गया। और ए क्या है, ए है हमारे पास 2, तो उसका स्क्वायर 4 आ गया। एक्स माइनस एच, एच है 5, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 6y, बल्कि ये इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 16x इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर आप देखें तो ऑप्शन में ऐसी भी कोई ऑप्शन नहीं है, सारी ऑप्शन में x पॉजिटिव हुआ है। तो x पॉजिटिव करने के लिए आप पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दें। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म, y वाली टर्म नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये x वाली टर्म नेगेटिव हो गई, y वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपने करना क्या है, आप जस्ट ये जो ओरिजिन से पास कर रहा है, चले इसको भी हम देख लेते हैं। अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी और डी तो काट दे, ये होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो ऑप्शंस कट गए। या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, ये वाला पॉइंट पुट कर दें। अगर ऑप्शन ए में वाला पॉइंट पुट करते हैं 5, -2, तो 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4, एंड 7 5 आर 35, एंड 3 2 आर 6। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो ये टोटल 0 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई हो रही है, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 132, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर आप कॉट को 10 करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 2x डिवाइडेड बाय 10x। ठीक है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो आप क्या पुट कर दें इधर, x की जगह पर 0.0001 पुट कर दें, इधर भी क्या लिख दें, 10 0.0001। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रहे कि कैलकुलेटर आपका इस वाली चीज में रेडियंस में होना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये 2.00 समथिंग मिल रहा होगा, विच इज अप्रोक्स 2। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा बेटा, एरिया आपको निकालना है ट्राइंगल का, बट ये वेक्टर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तीन जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो इसमें हम किस तरीके से एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो वेक्टर्स निकालने होंगे। एक निकालना होगा वेक्टर ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, एंड 0 - 1 इज -1। और दूसरा वेक्टर निकालना होगा ए सी। ठीक है, याद रहे कि अगर ए बी निकाला है तो ए सी इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, जैसे बी ए निकालते हैं तो फिर बी सी ए निकालते हैं तो फिर सी बी। ठीक है, ए सी जब निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 1 - 1 0, 0 - 1 इन 0 - 1। ये दो वेक्टर्स आ गए। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना।
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे आई जे के, फर्स्ट वेक्टर जो है उसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे 0 0 -1, या आ जाएगा 0 -1 -1। ठीक है, इधर आया आया इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 -1, फिर -j, और ये 0 -0, फिर +k, और ये भी हो जाएगा 0 -0। तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? -i। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? x² + y² + z²। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज मौजूद है, तो आप क्या लिख सकते हैं भाई? -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा भाई? 1 मिल जाएगा। अच्छा, अब एरिया होता क्या है? एरिया होता क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या मिलता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ और मॉड्यूलस ऑफ ए बी एन ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप क्या लिखेंगे? हाफ लिखा, और ये कितना आया था? 1। सो आंसर इज हाफ। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। वन थ्री अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 158। इसमें आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बताना है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ये वेक्टर निकालने हैं, वेक्टर है क्या। वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? 3 -5 1, और इनिशियल क्या है? 1 -3 2। तो ये वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा 3 -1 -5 +3 एंड 1 -2। तो ये मिल जाएगा 2 -2 एंड -1। ठीक है, तो ये वेक्टर आपको मिल गया। अब आपने काम करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भैया? 4 + 4 + 1 दोनों की। चलिए, ठीक है, ये 3 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना होता है ना, तो भाई सिंपली आप क्या करें? यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ठीक है, जो वेक्टर आपने निकाला है इसके हर कोऑर्डिनेट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो 2/3 -2/3 एंड -1/3। ठीक है, तो ऑप्शन ए।